हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र पर। अपवाह तंत्र से मतलब यहाँ पर यह हुआ कि भारत में जितनी भी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं उनसे संबंधित विशेषताएं, उनके क्षेत्र और उनसे जुड़े हुए कुछ जो विशेष तथ्य हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जब हम भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं तो हमें उससे पूर्व कुछ सामान्य शब्दों की जानकारी होना चाहिए और सामान्य एक जानकारी भी हमें यहाँ पर लेनी है कि भारत के अंदर हम देखते हैं कि विश्व के जितने भी कुल जल संसाधन हैं उनका 5% भाग भारत के अंदर पाया जाता है। भारत के अंदर प्रतिवर्ष वर्षा से जो जल हमें प्राप्त होता है वो 1869 अरब घन मीटर धरातलीय जल राशि के बराबर होता है। सतही जल जो कि प्रवाहित होता है वो सर्वाधिक भाग उसका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में है जो कि कुल प्रवाह का 60% है। अब हम इस अपवाह तंत्र के बारे में जानकारी लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें उससे जुड़े हुए कुछ और भी शब्दों के बारे में जानकारी लेना आवश्यक होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। एक सामान्य सा तथ्य ये है कि धरातलीय भागों पर जल का प्रवाह हमेशा ढाल के अनुसार होता है और एक नदी दूसरी नदी में मिलती हुई अंत में समुद्र की ओर चली जाती है, समुद्र में समा जाती है। तो जो नदी समुद्र में गिरती है उसे तो हम मुख्य नदी कहते हैं और जो नदियां उस नदी के अंदर मिलती हुई जाती हैं उसे हम सहायक नदियों के रूप में हम उसे जानते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस स्वरूप में प्रवाहित होती है उसे ही हम अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके साथ साथ किसी मुख्य नदी में जितने क्षेत्र का जल शामिल होता है उसे हम उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ये उस नदी का कैचमेंट एरिया कहलाता है जितने क्षेत्र का पानी उस मुख्य नदी के अंतर्गत आकर के शामिल होता है। इसके साथ साथ ही हमें एक और शब्द के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक होता है, वो है जल विभाजक। कि जल विभाजक क्या होता है? तो जल विभाजक धरातल का वह उठा हुआ भाग होता है जिसके दोनों ओर दो भिन्न प्रकार के अपवाह क्रम पाए जाते हैं। अर्थात ये जैसे कोई धरातलीय भाग है, इसके इस ओर का पानी किसी और प्रवाह क्रम के अंतर्गत शामिल है और इसके इस ओर का पानी किसी और प्रवाह क्रम के अंतर्गत शामिल है, तो उसे हम इस बीच वाले भाग को हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। अर्थात इसके दोनों ओर ये जो अलग अलग प्रवाह हो रहा है ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं। ये प्रवाह कहीं और जाता है और ये प्रवाह कहीं और जाता है, तो इसके इस बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे? जल विभाजक के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर यदि हम देखें तो ये जो एक जल विभाजक है जो कि हमने एक भारत के मानचित्र में एक रेखा के रूप में दर्शाया हुआ है, वो हिमालय के उत्तर में कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील से आरंभ होती है और वहां से प्रारंभ होकर के ये शिमला में पूर्व के साथ साथ अरावली के साथ साथ होती हुई राजस्थान में उदयपुर तक आती है। वहां से ये पूर्व की ओर मुड़ करके इंदौर तक और वहां से नर्मदा घाटी के साथ साथ महादेव मेकाल पहाड़ियों के साथ दक्षिण में मुड़कर अजंता श्रेणियों से होती हुई पश्चिमी घाट के साथ साथ कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यानी कि ये जो जल विभाजक रेखा है, ये जल विभाजक रेखा भारत के अंतर्गत बहने वाले जितना भी जल है, नदियों के रूप में जो जल प्रवाहित होता है, उसे ये दो विभिन्न भागों के अंदर बांट देती है। भारत की ये जो अपवाह प्रणाली रही है, इस अपवाह प्रणाली के अंतर्गत प्राचीन काल से ही परिवर्तन होते रहे हैं और सबसे अधिक परिवर्तन हिमालय के उत्थान के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जिसने भारत की नदियों को अत्यधिक प्रभावित किया है। और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियां को छोड़ करके बाकी सभी नदियां जो हैं वो अत्यधिक प्राचीन हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस मानचित्र के अंदर ये एक जो काल्पनिक रेखा हमने यहाँ पर बना रखी है, ये काल्पनिक रेखा भारत की एक जल विभाजक रेखा के रूप में ही जानी जाती है। जैसा कि हमने अभी जाना भी था कि ये जल विभाजक रेखा यहाँ राजस्थान में उदयपुर तक आती हुई फिर पूर्व की ओर मुड़ करके इंदौर से होती हुई वापस ये पश्चिम की ओर मुड़ती हुई पश्चिमी घाट के सहारे सहारे ये कन्याकुमारी तक चली जाती है।
तो ये जो जल विभाजक रेखा है, इसने भारत की इस पूरी अपवाह प्रणाली को दो भागों में बांटा हुआ है। इस जल विभाजक रेखा के पूर्व का जो भाग है, ये वाला भाग जो हमें दिखाई देता है, यहाँ का सारा जल बंगाल की खाड़ी के अंदर प्रवाहित होता है, और इसके पश्चिम का जो भाग है, इसका सारा जल अरब सागर के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये जो रेखा है, ये रेखा हमारी जल विभाजक रेखा कहलाती है, जिसने भारत की इस अपवाह प्रणाली को दो भागों के अंदर बांटा हुआ है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम और अरब सागरीय अपवाह क्रम। इसी तथ्य को हम इस मानचित्र के अंदर भी स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये जो हमें डार्क, इसमें स्काई ब्लू कलर के अंदर जो हमें भाग दिखाई दे रहा है, ये सारा भाग, ये सारा का भाग का जो पानी है, ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत शामिल होता है, इसलिए हम इसे तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्रम के अंतर्गत रखते हैं। और इसके पश्चिम का ये जो भाग है, जो कि लाइट ब्लू कलर से है, इस कलर का पानी, यहाँ का जो क्षेत्र का पानी है, ये सारा का सारा अरब सागर के अंतर्गत शामिल होता है। तो भारत की इस अपवाह प्रणाली को हम इन दो भागों के अंदर बांट करके इनका अध्ययन करते हैं, बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम और अरब सागरीय अपवाह क्रम। ये है बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम और ये है अरब सागरीय अपवाह क्रम, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इस भारत की नदियों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसके साथ साथ हम यहाँ पर जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, जो कि मुख्य नदियां हैं, मुख्य नदी का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो नदियां समुद्र में जाकर के मिलती है, उन्हें हम मुख्य नदी कहते हैं, और जो नदियां उस मुख्य नदी में आकर के मिलती है, उन्हें हम सहायक नदियों के रूप में जानते हैं। तो ये जो मुख्य नदियां हैं, उन मुख्य नदियों के आधार पर भारत में कुछ प्रमुख नदी बेसिन पाए जाते हैं, जिसमें हम बात करें तो ये जो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं एक नंबर पर, ये एक नंबर आता है सिंधु नदी बेसिन। यानी कि ये यहाँ का जो सारा क्षेत्र का पानी है, वो सिंधु नदी में मिलता हुआ अरब सागर के अंतर्गत शामिल हो जाता है। दूसरा ये जो भाग आता है, इसको हम कहते हैं गंगा बेसिन। यहाँ का जो पानी है सारे क्षेत्र का, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इस सारे क्षेत्र का पानी इस गंगा बेसिन में होता हुआ, गंगा नदी के अंतर्गत शामिल होता हुआ बंगाल की खाड़ी की ओर गिर जाता है। तीसरा भाग आता है जिसको कि हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसका भी पानी, जितना भी भाग आता है, इसमें उसका सारा पानी इकट्ठा होकर के ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी की ओर चला जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 4 पर साबरमती बेसिन है, नंबर 5 पर माही बेसिन है, नंबर 6 पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है नर्मदा नदी बेसिन, 7 पर हमें ताप्ती नदी बेसिन है, और 8 पर हम देख रहे हैं यहाँ पर महानदी बेसिन है, और 9 पर हम देख रहे हैं ये गोदावरी नदी बेसिन है, 10 पर हम देखते हैं तो ये कृष्णा नदी बेसिन है, 11 पर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पर दिखाई देता है कावेरी नदी बेसिन, और 12 पर हमें दिखाई देता है स्वर्ण रेखा बेसिन, और 13 पर हमें दिखाई देता है ब्राह्मणी नदी बेसिन। 14 नंबर पर हमें जो दिखाई दे रहा है वो है पेन्नार बेसिन, और 15वां नंबर पर जो हमें दिखाई दे रहा है वो है सुरमा बेसिन। ये हमारे प्रमुख बेसिन के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और भारतीय अपवाह प्रणाली की एक और मुख्य विशेषता जो अन्यत्र दुर्लभ होती है, वो ये है कि यहाँ पर आंतरिक अपवाह क्रम भी पाया जाता है, जिसे कि हम इस 16 नंबर के बेसिन के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली नदियों का पानी जो है, वो न तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है और न ही अरब सागर की ओर जाता है, वो आंतरिक भाग के अंदर ही लुप्त हो जाता है, इसलिए इसे हम आंतरिक अपवाह क्रम के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो हमें यहाँ पर इन महत्वपूर्ण नदी बेसिन के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक होता है। इसी तथ्य को हमने इस मानचित्र के अंतर्गत भी दिखलाया हुआ है, जिसमें विभिन्न नदी बेसिन जो हैं, इनको हमने अलग अलग रूप में, अलग अलग कलर्स के अंतर्गत यहाँ पर दिखाया हुआ है। चाहे वो इंडस बेसिन हो, चाहे वो गंगा बेसिन हो, गोदावरी बेसिन हो, कृष्णा बेसिन हो, या कावेरी बेसिन हो, या इसी प्रकार नर्मदा हो, तापी हो, महानदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, तो ये सभी बेसिन हमें यहाँ पर दिखलाई देते हैं। यानी कि इतने क्षेत्र का पानी इस बेसिन के अंतर्गत मिलता हुआ समुद्र की ओर प्रवाहित होता है। अब हम बात करें तो हमें यहाँ पर अब ये जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक होता है कि ये जो भारत की अपवाह प्रणाली है, इस अपवाह प्रणाली के अंतर्गत हमें और सामान्य क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम हम जाने तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, ये पूर्वगामी अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। पूर्वगामी का अर्थ यह है
कि हिमालय के उत्थान के पूर्व भी ये नदियां जिस मार्ग का अनुसरण कर रही थी, ये नदियां हिमालय के उत्थान के बाद भी उसी मार्ग में बहती हुई आ रही हैं। इसलिए इसे हम पूर्वगामी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय की जो नदियां हैं वो अक्रमवर्ती हैं, खंडित हैं और समानांतर अपवाह क्रम का भी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि गोंडवानालैंड के पठार से यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से प्रवाहित होती हैं, उनको हम अनुगामी अपवाह के अंतर्गत शामिल करते हैं, क्योंकि यहाँ का अपवाह क्रम हमें ढाल के अनुरूप दिखाई देता है। इसके अंतर्गत अध्यारोपित है, अरीय अपवाह क्रम है और समानांतर अपवाह क्रम भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, ये विभिन्न नदियां विभिन्न प्रकार के अपवाह क्रमों का निर्माण करती हैं, चाहे वो पूर्वगामी हो, चाहे अनुगामी हो या अक्रमवर्ती हो, समानांतर हो, खंडित हो, अध्यारोपित हो, अरीय हो। इस विभिन्न प्रकार के ये अपवाह क्रम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए भारत के अंतर्गत इस अपवाह प्रणाली में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी प्राचीन काल से ही होते आ रहे हैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी इसके बारे में बात की थी। अब हम भारत के अंदर जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों को हम आकार के अनुसार उनके अपवाह क्षेत्र के आधार पर हम उन्हें 3 भागों के अंतर्गत बांट सकते हैं। सबसे पहले आती हैं वो है बड़ी नदियां। बड़ी नदियों के अंतर्गत हम इसमें उन नदियों को शामिल करते हैं जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और उसके अंतर्गत भारत में 14 नदी बेसिन शामिल है। मध्यम नदियों के अंतर्गत हम उन नदियों को शामिल करते हैं जिनका अपवाह क्रम 2000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर तक है और ऐसे भारत के अंतर्गत 44 नदियां हैं। छोटी नदियों के अंतर्गत हम उन नदियों को शामिल करते हैं जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। अब इसके बाद भारत में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उनको हमने इन विभिन्न भागों के अंदर बांट करके हम उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमने भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली नदियों को 2 भागों में बांटा है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों को हमने इन 3 भागों के अंदर बांटा है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। यानी कि ये 3 मुख्य नदियां हैं हिमालय क्रम की, जो कि हिमालय से बहने वाले विभिन्न जल राशि को अपने में समाहित करती हुई प्रवाहित होती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय पठारी क्रम के अंतर्गत हम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती, इन प्रमुख नदियों को हम इसमें शामिल करते हैं। ये नदियां प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत प्रवाहित होते हुए जल को अपने अंदर समाहित करती हुई धरातलीय ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि हम भारत की नदियों को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। सर्वप्रथम हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। फिर हिमालय की नदियों को हमने इन 3 भागों के अंदर बांटा है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और प्रायद्वीपीय नदियों को हमने इन विभिन्न नदी क्रमों के अंतर्गत बांटा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। अब हम इन सभी नदियों के बारे में जो यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, इनके बारे में हम अब एक एक क्रम को लेते हुए विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। हम अगली क्लास के अंदर हम इससे संबंधित जानकारियों को प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।